गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सॉइल मैकेनिक्स। जो टेक्निकल सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किए थे, आई होप कि आप सब लोगों को इसका जो हमने स्टार्ट किए थे सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन याद होगा। एंड नहीं भी होगा तो हम क्विक में इसका लास्ट में रिवीजन कर लेंगे, जिससे कि हमने हमारी फर्स्ट यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई है। सॉइल क्या होता है एंड हमने क्या सॉइल के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था कि जो सॉइल होती है एक्चुअल में ये कितने टाइप्स की होती है। फिर हमने बात की थी कि सॉइल मैकेनिक्स के फादर कौन है। तो मतलब कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक में हम यहाँ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंट में हमारा एग्जाम आरआरबी जेईई का होने वाला है। इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टाइम भी बहुत कम है और कम टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा क्या टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ पे आरआरबी जेईई को टारगेट करके चल रहे हैं। जैसे हम बात करें, जैसे यूपीएससी आईएएस का एग्जाम होता है, हमारे एमपी में असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होता है, एसएससी जेईई हुआ, सब इंजीनियर हुआ। तो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी ज्यादा वेटेज रखता है एंड जो क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं वो काफी इजी होते हैं। जैसे वेटेज की अगर हम बात करें तो 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं एंड अच्छे खासे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो वो टॉपिक भी मैं आपको कंप्लीट मतलब बता दूंगी कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी लिमिट एंड अटरबर्ग लिमिट के बारे में, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि साइंटिस्ट थे अटरबर्ग जिन्होंने कंसिस्टेंसी लिमिट या अटरबर्ग लिमिट के बारे में बताया था। तो हमने क्या डिस्कस किए थे, जनरली जो कंसिस्टेंसी लिमिट होती है ये किस तरीके की सॉइल के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो जैसे कि सैंड होता है, ग्रेबल है, तो सैंड, ग्रेबल, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी लिमिट का यूज करते हैं एंड इजीनेस ऑफ डिफॉर्मेशन को शो करता है। नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट, हम बात करने वाले कंसिस्टेंसी कर्व के बारे में, कि हमने डिस्कस कर लिए थी बट मैं आपको रिविजन करवा रही हूँ। जैसे ये कंसिस्टेंसी कर्व होता क्या है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या वॉल्यूम और वाटर के बीच में क्या एक कर्व को ड्रॉ किया था, किसके बीच में, वॉल्यूम और वाटर के बीच में। तो हम यहाँ पे इसका रिवीजन कर रहे हैं। जैसे कि हमने ये क्या ले ली, सॉलिड, नेक्स्ट हम क्या ले लेंगे, सेमी सॉलिड, देन उसके बाद हमारी कंडीशन क्या जाएगी, ये प्लास्टिक की कंडीशन होगी। ओके, ये कर्व आपको याद होना चाहिए। एक हमने स्ट्रेट लाइन को शो कर दिया, तो ये हमारे पास क्या है, सॉलिड, ये क्या है यहाँ पे सेमी सॉलिड, ये क्या है सेमी सॉलिड, और ये किसकी कंडीशन आ जाएगी, प्लास्टिक की, और ये किसकी कंडीशन है, लिक्विड की कंडीशन है। ओके, तो ये 4 स्टेज हो गई। हमने इसको डिनोट किया था WS से, इसको डिनोट किया था WP से एंड इसको डिनोट किया था WL से। तो ये क्या है यहाँ पे VL, VP और V इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो WS किसको डिनोट करता है, श्रिंकेज लिमिट को, WP प्लास्टिक लिमिट को एंड WL किसको डिनोट करता है, लिक्विड लिमिट को। वैसे यहाँ पे ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कंसिस्टेंसी कर्व के बारे में, कि जनरली जो कंसिस्टेंसी लिमिट होती है इसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड किए हैं। सॉलिड हो गया, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक एंड लिक्विड, ठीक है, 4 स्टेज में हमने डिवाइड कर दिए। देन उसके बाद हमने कैसा ग्रांडे एपरेटस का यूज किए थे, कि कैसा ग्रांडे होता क्या है, कैसा ग्रांडे एपरेटस क्या होता है। तो जनरली जो कैसा ग्रांडे एपरेटस होता है इसको नॉर्मली फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हम यूज करते हैं एंड हम इसमें एक चीज यूज करते हैं, ASTM टूल, अमेरिकन एसोसिएटेड टूल एंड मशीन। इसको किसके लिए, कौन सी सॉइल के लिए यूज करते हैं, सैंडी सॉइल के लिए यूज किया जाता है एंड कैसा ग्रांडे सॉइल को जनरली नॉर्मल फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज करते हैं। और इसमें 25 नंबर ऑफ ब्लोज का यूज करते हैं यहाँ पे, और जनरली जो हाइट रहती है वो 1 सेंटीमीटर हाइट ली जाती है, ये हमने डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट हमने बात की थी स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन मेथड। तो जो स्टैटिक कोन या फिर कोन पेनिट्रेशन, क्या कोन पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में, तो कोन पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में हमने यहाँ पे फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किए थे। वो फॉर्मूला क्या था वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे किसके बारे में, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट क्या होता है। तो हमने कैसा ग्रांडे एपरेटस के बारे में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्या, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। तो कोन पेनिट्रेशन टेस्ट में हम लिक्विड लिमिट इक्वल टू क्या लेंगे यहाँ पे, W एंड डिवाइडेड बाय 25 की पावर क्या आ जाएगी, X। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है एंड X की वैल्यू क्या होती है, 0.068 से लेके कितनी होती है, 1.21 तक यहाँ पे 6 की वैल्यू लाया करती। एंड ये मेथड क्या होती है, क्विक एंड अप्रोक्सीमेट मेथड होती है और रफ एस्टिमेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फ्लो इंडेक्स के बारे में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लो इंडेक्स। ओके, तो हम यहाँ पे फ्लो इंडेक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
फ्लो इंडेक्स होता क्या है एंड इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फ्लो इंडेक्स क्या होता है, आई एफ इक्वल टू, अगर हम बात करें तो क्या होता है यहाँ पे W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय लॉग, हमने इसके ग्राफ के बारे में भी डिस्कस कर लिए थे, लॉग N1। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, लॉग को कॉमन ले लेंगे तो N2 डिवाइडेड बाय N1। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट किया था। अगर हम बात करें लिक्विड लिमिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंप्रेसिबिलिटी के। लिक्विड लिमिट अगर इंक्रीज हो रही है तो कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, जैसा कि हमारे पास क्या है, फ्लो इंडेक्स है। फ्लो इंडेक्स ज्यादा हुआ तो जो शेयर स्ट्रेंथ है, क्या शेयर स्ट्रेंथ क्या होगी यहाँ पे, कम होगी, क्योंकि जो फ्लो इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, शेयर स्ट्रेंथ के। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, फ्लो इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, लॉस इन शेयर स्ट्रेंथ के। क्यों, क्योंकि अगर फ्लो इंडेक्स बढ़ रहा है तो जो शेयर स्ट्रेंथ लॉस हो रही है ये भी क्या होगी, यहाँ पे बढ़ेगी, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये पॉइंट्स आपको ज्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, प्लास्टिक लिमिट एंड कंसिस्टेंसी लिमिट के बारे में।